एक 22 साल की लड़की शिल्पी जैन, जिसके सिर पर मिस पटना का ताज है, जिसके सपनों में उड़ान है और जिसके दिल में एक प्यार है जो उसे लगता है दुनिया की हर मुश्किल को पार कर लेगा। वो अपने घर से निकलती है, रिक्शे पर बैठती है, अपनी कंप्यूटर क्लास की ओर बढ़ रही है, लेकिन अचानक एक कार रुकती है। एक ऐसा शख्स जो उसे दोस्त कहता है उसे बुलाता है। वो भरोसे में कार में बैठ जाती है, लेकिन वो कार उसे क्लासरूम की बजाय एक ऐसी जगह ले जाती है जहां उसकी इज्जत लूट ली जाती है, गैंग रेप होता है और उसका प्रेमी गौतम सिंह जो उसे बचाने आता है उसे भी बेरहमी से मारा जाता है। और सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात, ये सब सत्ता के गलियारों में होता है, एक पावरफुल राजनेता के गेस्ट हाउस में। और फिर क्या, सच्चाई को दबाने के लिए पूरा सिस्टम एकजुट हो जाता है। क्या ऐसी दुनिया में कोई लड़की सुरक्षित है? क्या बिहार का वो जंगल राज आज भी हमें डराता है? अगर आपका खून खोल रहा है, दिल में गुस्सा है, ये सच्ची कहानी सिर्फ शिल्पी और गौतम की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो इंसाफ के लिए लड़ता है। और हाँ, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करें। बिहार का वो दौर जब सड़कों पर डर का साया था और सत्ता के गलियारों में अपराधी खुलेआम घूमते थे, इसे जंगल राज कहा जाता था। एक ऐसा समय जब कानून नाम की चीज सिर्फ कागजों तक सीमित थी, लेकिन इस अंधेरे में एक चमकती हुई तारिका थी, शिल्पी जैन। 22-23 साल की शिल्पी पटना की बेटी थी, जिसके पिता उज्जवल कुमार जैन शहर के मशहूर टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे। उनका कमला स्टोर्स पटना में हर कोई जानता था। शिल्पी सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि होशियार भी थी। पटना वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएट, जहां उसे क्वींस बुक अवार्ड मिला था। उसने मिस पटना का खिताब जीता था और कुछ लोग कहते हैं वो मिस बिहार भी रह चुकी है। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ ऐसा लोग उसे देखकर कहते ये लड़की कुछ बड़ा करेगी। वो कंप्यूटर कोर्स कर रही थी, सपना था एक अच्छी जॉब का, एक खुशहाल जिंदगी का। उसके परिवार में माँ मीरा जैन, भाई प्रशांत जैन और पिता उज्जवल, सब उसे बेहद प्यार करते थे। लेकिन शिल्पी का दिल कहीं और धड़कता था, गौतम सिंह के लिए। गौतम सिंह 27 साल का एक नौजवान, जिसके पिता डॉक्टर BN सिंह लंदन में रहते थे। अमीर परिवार, लंदन की चमक दमक, लेकिन गौतम का मन पटना में था। वो राष्ट्रीय जनता दल RJD के यूथ विंग का उभरता हुआ सितारा था। उस वक्त RJD की सत्ता थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और लालू प्रसाद यादव का साया हर जगह। गौतम का एक खास दोस्त था, साधु यादव, राबड़ी देवी का भाई और लालू का साला। साधु उस वक्त MLA था और उसकी तूती बोलती थी। गौतम और साधु साथ में सिल्वर ओक रेस्टोरेंट चलाते थे, बिजनेसमैन पार्टनर थे। गौतम का व्यक्तित्व करिश्माई था। वो न सिर्फ स्मार्ट था बल्कि महत्वाकांक्षी भी था। उसे राजनीति में बड़ा नाम बनाना था, लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे खास थी शिल्पी। शिल्पी और गौतम की मुलाकात कैसे हुई ये कोई पक्के तौर पर नहीं जानता। कुछ कहते हैं एक फंक्शन में जहां गौतम ने शिल्पी को बड़े बड़े नेताओं से मिलवाया, शायद साधु यादव से भी। दोनों में प्यार हुआ, गहरा सच्चा प्यार। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं उन्होंने गुप्त रूप से शादी भी कर ली थी, क्योंकि शिल्पी का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। शायद कास्ट का फर्क था, शायद गौतम के पॉलिटिकल कनेक्शन, लेकिन शिल्पी और गौतम ने दुनिया की परवाह नहीं की। वो साथ में सपने देखते थे, एक ऐसी जिंदगी की जहां वो आजाद हों, खुश हों। लेकिन किसे पता था ये प्यार एक ऐसी त्रासदी की वजह बनेगा जो बिहार को हिला देगा। दोस्तों, अब वो पल आता है जो इस कहानी को खौफनाक मोड़ देता है। 2 जुलाई 1999 का वो दिन जब शिल्पी और गौतम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 जुलाई 1999, दोपहर करीब 2 बजे, पटना की सड़कें, गर्मी का मौसम और शिल्पी रिक्शे पर अपनी कंप्यूटर क्लास की ओर जा रही थी। वो अपने रूटीन में थी, हंसती मुस्कुराती, अपने भविष्य के बारे में सोचती। लेकिन रास्ते में एक कार रुकी। उसमें एक शख्स था जिसे शिल्पी जानती थी, गौतम का दोस्त। उसने कहा, शिल्पी, गौतम तुमसे मिलना चाहता है, चलो जल्दी। शिल्पी को भरोसा था, क्योंकि वो गौतम के दोस्तों को जानती थी। वो कार में बैठ गई, लेकिन कार कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ओर नहीं गई। वो फुलवारी शरीफ की तरफ मुड़ी, एक ऐसी जगह
जहां साधु यादव का घर था और जहां वाल्मीकि गेस्ट हाउस या सर्किट हाउस था। ये जगह उस वक्त पावरफुल लोगों की अड्डा थी, पार्टी, ड्रग्स और गलत कामों का ठिकाना। शिल्पी को धीरे धीरे शक होने लगा। उसने सवाल किए लेकिन कार नहीं रुकी। गेस्ट हाउस पहुंचते ही उसे जबरदस्ती अंदर ले जाया गया। वहां कई लोग थे, कुछ चेहरे जो शायद वो जानती थी, कुछ अनजान। और फिर जो हुआ वो खौफनाक मंजर, शिल्पी का अपहरण हुआ और गैंगरेप। इमेजिन कीजिए उसकी हालत, एक मासूम लड़की जो अपने सपनों में जी रही थी, अचानक हैवानों के चंगुल में। उसकी चीखें, उसका दर्द, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। गौतम को किसी तरह खबर मिली। वो शिल्पी को बचाने पहुंचा लेकिन उसे भी पकड़ लिया गया। उसे बेरहमी से पीटा गया, इतना कि वो बेसुध हो जाए। शिल्पी की हालत और बिगड़ती गई। शाम तक वो घर नहीं लौटी। उसके परिवार को चिंता हुई। उज्जवल और नीरा जैन ने हर जगह फोन किए, दोस्तों से पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रात 7 बजे उन्होंने गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं। अब वो सुनिए, वो हिस्सा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। शिल्पी और गौतम के शव कैसे मिले और कैसे सिस्टम ने सच्चाई को दबाने की कोशिश की। 3 जुलाई 1999 रात 9:30 बजे गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में एक अनाम कॉल आती है। कॉलर कहता है, एमएलए क्वार्टर नंबर 12 के गैरेज में 2 लाशें हैं। पुलिस वहां पहुंचती है। फ्रेजर रोड पर साधु यादव के एमएलए क्वार्टर के गैरेज में एक सफेद मारुति जैन कार मिलती है। कार का गेट खुलते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं। अंदर शिल्पी और गौतम के अर्धनग्न शव थे। शिल्पी सिर्फ गौतम की टी शर्ट में थी और गौतम सिर्फ पैंट में। गैरेज ब्लॉक था, चाबी गायब, और सबसे शॉकिंग बात, साधु यादव के समर्थक पुलिस से पहले वहां पहुंच चुके थे। सवाल उठता है, क्या वो सबूत मिटाने आए थे? पुलिस ने सीन को सील किया लेकिन जल्दबाजी दिखाई। शवों को पटना मेडिकल कॉलेज भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन उससे पहले ही शवों को क्रीमेट कर दिया गया था। गौतम के पिता जो लंदन में थे, उन्हें सूचना तक नहीं दी गई। शिल्पी के परिवार को भी जल्दी में अंतिम संस्कार के लिए मजबूर किया गया। नीरा जैन चीख रही थी, मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, उसे मारा गया है। उज्जवल जैन टूट चुके थे। उनका बिजनेस, उनकी इज्जत, सब कुछ दांव पर था। प्रशांत, शिल्पी का भाई, सदमे में था, लेकिन उसने ठान लिया वो इंसाफ लेगा। फोरेंसिक रिपोर्ट ने सच्चाई को उजागर किया। पोस्टमार्टम में पता चला मौत कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से नहीं बल्कि एल्यूमिनियम फास्फाइड पॉइजन से हुई। शिल्पी के शरीर पर जूतों के निशान थे, वायलेंस के साफ सबूत। हैदराबाद की फोरेंसिक लैब में डीएनए टेस्ट हुआ। शिल्पी के अंडरवियर, शर्ट और योनि स्वाब पर 2 या उससे ज्यादा लोगों के सेमेन मिला। स्ट्रगल के साइन थे, नाखूनों में स्किन, शरीर पर खरोंचे, लेकिन पटना पुलिस ने इसे कैंसुअल सेक्स और डबल सुसाइड का नाम दिया। परिवार ने गैंग रेप और मर्डर का आरोप लगाया, लेकिन सिस्टम ने क्या किया? सबूतों को टेम्पर किया गया। कार कोई कांस्टेबल ने ड्राइव किया जिससे फिंगरप्रिंट्स मिट गए। गैरेज की चाबी गायब। साधु यादव ने डीएनए टेस्ट देने से इनकार कर दिया। एसपी मनविंदर सिंह भाटिया पर पॉलिटिकल प्रेशर के आरोप लगे। विपक्षी लीडर सुशील मोदी ने इसे कवर अप बताया। दोस्तों, अब आता है वो ट्विस्ट जो दिखाता है सत्ता कितनी ताकतवर हो सकती है। सीबीआई को केस मिला, लेकिन क्या हुआ? अगर आप इस सच्चाई को और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सितंबर 1999 में पब्लिक का गुस्सा भड़क उठा। लोग सड़कों पर उतरे, मीडिया में हंगामा हुआ। शिल्पी के परिवार ने हार नहीं मानी। आखिरकार केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। सबको उम्मीद थी अब सच्चाई सामने आएगी, लेकिन सीबीआई ने 4 साल तक जांच की और 2003 में क्लोजर रिपोर्ट दी। उसने सबको चौंका दिया। डबल सुसाइड, रेप के सबूतों को इग्नोर किया गया। सेमेन को पिछली घटना या पसीना बताया गया। सवाल उठा, क्या सीबीआई पर भी पॉलिटिकल प्रेशर था? साधु यादव का नाम बार बार सामने आ रहा था। वो गैरेज उनका था, उनके समर्थक सीन पर पहले पहुंचे थे और उन्होंने डीएनए टेस्ट देने से इनकार कर दिया था। फिर भी सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। शिल्पी के परिवार ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। नीरा जैन ने कहा, मेरी बेटी की हत्या हुई है और सिस्टम उसे सुसाइड बता रहा है। उज्जवल जैन ने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन सत्ता का दबाव इतना था कोई सुनने को तैयार नहीं था। 2005 में शिल्पी के भाई प्रशांत जैन ने पटना हाई कोर्ट में रीओपनिंग के लिए रीट पिटीशन दाखिल की, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी खौफनाक था।
5 जनवरी 2006 को प्रशांत का अपहरण हो गया। बुद्धा मार्ग पटना से 12 दिन बाद उसे हाजीपुर के पास रिहा किया गया। पुलिस ने इसे रैंसम किडनैपिंग बताया, लेकिन परिवार का कहना था ये 1999 के केस को दबाने की साजिश थी। अपहरणकर्ताओं को 2015 में हाई कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दी, लेकिन शिल्पी गौतम केस से कोई लिंक साबित नहीं हुआ। अब सोचिए, एक परिवार जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, उसे भी डराया जाता है। क्या ये सिस्टम का डर नहीं? शिल्पी का परिवार टूट चुका था, लेकिन हारा नहीं। उज्जवल और नीरा जैन ने हर मंच पर आवाज उठाई। प्रशांत ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी। गौतम का परिवार लो प्रोफाइल रहा। शायद डर की वजह से 2021 में एक नया ट्विस्ट आया। तेज प्रताप यादव, लालू के बेटे, ने साधु यादव पर रेप और मर्डर का आरोप लगाया। ये पॉलिटिकल स्टंट था या ये सच, ये कोई नहीं जानता, लेकिन केस फिर से सुर्खियों में आया। 2025 में प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में इस केस को जंगल राज के प्रतीक के रूप में उठाया। प्रशांत जैन ने 2005 की रिट पिटीशन अभी भी पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है। केस सीबीआई द्वारा सुसाइड क्लोजअप है, लेकिन अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी शिल्पी और गौतम की आत्माएं इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। ये कहानी सिर्फ शिल्पी और गौतम की नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो अपने सपनों के लिए जीती है, और हर उस इंसान की जो सिस्टम से लड़ता है। शिल्पी की मुस्कान, गौतम का जुनून और उनके परिवार का दर्द हमें सिखाता है, सत्ता कितनी भी बड़ी हो, इंसाफ की लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। आज 2025 में जब हम इस कहानी को याद करते हैं, तो एक वादा कीजिए कि आप हर उस गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। शिल्पी और गौतम को इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन उनकी कहानी हमें जगा सकती है। अगर आपकी आंखों में आंसू हैं, दिल में गुस्सा है, तो इसे बाहर निकालिए अपने आसपास की बुराइयों के खिलाफ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक और शेयर करें, ताकि ऐसी सच्ची कहानियाँ और लोगों तक पहुँच सकें। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।